और ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक अपडेट हम यही लेना चाहेंगे कि जो पावर रिलेटेड थोड़े से कंस्ट्रेंट्स वगैरह थे उसको लेकर अब क्या अपडेट है, और यूरोप की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, या बाकी सारे देशों की अगर हम बात करते हैं, जो सिचुएशन है अभी फ़िलहाल पावर को लेकर, कैसा अपडेट आप यहाँ पर देख रहे हैं और कोई इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर है या नहीं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जैसा कि ग्लोबल सिनेरियो है तो उसमें जो मेजर फैक्टर आज की डेट में जो काम कर रहे हैं, पहला कि ये पूरा सेंटिमेंट जो है वो बड़ा नेगेटिव हो रहा है कि ओवरऑल मंदी का दौर आने वाला है। जो मेजर इकोनॉमीज हैं जैसे यूरोप है, चाइना है, यूएस है, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है सिचुएशन एक सूखे की वजह से भी जो है स्थिति में थोड़ा सा डिमांड के अंदर कमी हो रही है। और एक जो बड़ा फैक्टर जो जैसे एक्सपोर्ट, हम लोगों का ज़्यादा एक्सपोर्ट रहता है और जितनी भी कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और हम जानते हैं कि जैसे ग्लोबल कस्टमर है उनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो कैलेंडर ईयर होता है। तो थर्ड क्वार्टर के अंदर नॉर्मली जो है वो अपना इन्वेंट्री को पाइल अप नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट रहता है। तो लेकिन अगर मैं पॉजिटिव साइड की हम बात करें, तो पॉजिटिव साइड अगर देखें नंबर वन तो ये है कि अभी आज की डेट में जो पाइपलाइन इन्वेंट्री है, चैनल के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है कंजम्पशन के हिसाब से वो सारी खत्म हो चुकी है। और जैसा ये अभी कमिंग क्वार्टर के अंदर अपना ये डिमांड पिकअप होगा तो इमीडिएटली जो है वी विल सी काफी इंप्रूवमेंट जो है होने वाला है। तो इसी तरह से हमारा जो है प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग जो है अपना सेल जो है वो पिकअप करेगा। तो ये कमिंग क्वार्टर के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड जो है अभी हम देख रहे हैं कि जो रुपी है तो काफी करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो रही है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनके लिए जो है करेंसी का भी बेनिफिट जो है वो होने वाला है, और हमारा जैसे 75% प्लस का एक्सपोर्ट्स है, तो डेफिनेटली जो है हमें वो करेंसी का गेन जो है वो रहने वाला है। तीसरा एक मेजर इम्पैक्ट जो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे हमारा खास करके पिगमेंट डिवीजन है, तो उसके अंदर जो है जो क्रूड है वो रॉ मटेरियल से लिंक है। अभी क्रूड की प्राइस काफी नीचे आ चुकी है, तो उसी हिसाब से जो हमारा जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी काफी नीचे आ रही हैं। तो ओवरऑल जो है एक बैलेंस आउट होने वाला है। और अभी एक शॉर्ट टर्म के अंदर जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली वोलेटिलिटी है प्राइसेस के अंदर, उस वजह से है, बट आई थिंक कमिंग क्वार्टर में ये स्मूथ हो जाएगा, जो ये हमारी उम्मीद है। और जैसा कि एनर्जी रिलेटेड जो हम यूरोप की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो यूरोप के अंदर हमारे जैसे दो बिजनेस हैं, एक एग्रोकेमिकल बिजनेस है और दूसरा हमारा पिगमेंट का बिजनेस है। एग्रोकेमिकल का हमारा जो एक्सपोजर है यूरोप के लिए वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो 5% से भी कम है, तो उसमें हम कोई ज्यादा इम्पैक्ट उसमें नहीं देख रहे हैं। दूसरा पिगमेंट डिवीजन है, उसमें हमारा 10 से 12% का एक्सपोजर है, जिसके अंदर थोड़ा डिमांड के ऊपर जो है इम्पैक्ट है उसकी वजह से। ठीक है सर, मोस्टली बहुत सारे मुद्दों पर आपने बातचीत की। अब थोड़ा सा डिमांड सप्लाई सिचुएशन हम समझना चाह रहे हैं, बिकॉज जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस थे, आप कैसे देख रहे हैं सर? हमारे जो भी मटेरियल्स वगैरह हम चाहते हैं, कैसे अवेलेबिलिटीज़ हैं, और प्राइजेस अब थोड़े से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के हिसाब से क्या कूल ऑफ होते हुए आप देख रहे हैं अभी भी? हाँ, जैसा जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारे दो सेगमेंट हैं, एग्रोकेमिकल और पिगमेंट। एग्रोकेमिकल में भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो क्रूड लिंक है, पर इसमें जनरली जो है अभी ओवरऑल प्राइसेस का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक जो है प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं, चाहे वो फिनिश गुड की हो, सिमल्टेनियसली उसमें रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी काफी नीचे कूल ऑफ हो चुकी हैं। और अगर हम देखें कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 10 से 15% के जो प्राइस जो है ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी हैं, रॉ मटेरियल में भी और फिनिश गुड्स में भी। और अगर हम देखें पिगमेंट डिवीजन में, तो पिगमेंट डिवीजन में भी जो मेजर हमारे जो रॉ मटेरियल रहते हैं कि जैसे थैलिक है, यूरिया है और कॉपर है, तो ये तीनों ही काफी वोलेटाइल हैं। और कमोडिटी प्राइसेस जैसे नीचे आ रही हैं तो वो काफी जो हद तक जो है प्राइसेस नीचे आ गई। अगर हम स्पेसिफिकली थैलिक का देखें तो जो क्रूड लिंक है और मेजर रॉ मटेरियल में आते हैं, उसके अंदर जो 115-20 का जो रेट हुआ करता था वो अराउंड 100 के आसपास जो अभी आ चुका है। तो काफी हद तक जो है प्राइसेस के अंदर जो है अभी रॉ मटेरियल में भी कमी आई है। तो उसी हिसाब से फिनिश गुड्स, तो जो हमारा जो एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्जिन के अंदर जो है, तो वो एक रेंज के अंदर जो हम बोलते हैं कि एग्रो डिवीजन के अंदर रफली हमारा 16 से 19% के बीच का जो है इंडस्ट्री का एवरेज रहता है। तो हम जो है उसमें वेरी कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो है मार्जिन जो अपर रेंज के अंदर रहने वाले हैं। सेम में पिगमेंट डिवीजन है जो 10 से 12% की रेंज रहती है। इसमें जो है अभी शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट है,
बट अगर हम थोड़ा एनालाइज बेस पे देखें तो हम उसी रेंज के अंदर जो है रहने वाले हैं। ठीक है सर। इसके अलावा ये हम देख रहे हैं कि ये जो 2.4D जो है उसके प्राइसेस क्या अभी भी लग रहा है आपको कि थोड़े से और बढ़ते हुए देखने मिलेंगे? बिकॉज हमने देखा है कि जो रेवेन्यूज़ हैं हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 20-25% जो है वो वहाँ से हम आते हुए देख रहे हैं। और इसके अलावा भी जो मार्जिन्स के हिसाब से भी देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हमारा। हाँ, क्योंकि हमने इसमें जो है 2021 के अंदर हमने प्लांट की कैपेसिटी को हमने डबल किया है। इसमें जो पहले 10,800 था तो हमने 21,600 की हमारी कैपेसिटी है। और उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में हमारा जो कंट्रीब्यूशन टोटल सेल के अंदर रहता है वो 15 से 20% का हमारा जो है वो सेल का है। और यू आर राइट, एक्चुअली उसके अंदर जो है अभी प्राइस के अंदर काफी रिडक्शन हुआ है। और मेजर उसमें जो कंपटीटर रहता है चाइना रहता है एक्चुअली 240 के अंदर। तो ओवरऑल प्राइसेस कम हुई हैं, बट उसके साथ साथ जो है रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी काफी तक कम हो गई। डेफिनेटली सर। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह की वजह से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा असर आता हुआ दिखेगा। अच्छा सर, ये MPP प्लांट जो है वो कब तक में आप देख रहे हैं कि स्ट्रीम पर आता हुआ दिखेगा? बिकॉज हमने कैपेक्स जो है ऑलमोस्ट 350 करोड़ आसपास का यहाँ पर किया है। फंडिंग हमने कैसे की है, ये सारे अपडेट पे भी बातचीत कर लें। हमारा जो है 2 मेजर कैपेक्स जो है वो भी चल रहे हैं। एक हमारा एग्रो डिवीजन में जो मल्टीपर्पज प्लांट है ये चल रहा है, जिसमें रफली 350 करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ये प्लांट हमारा जो है मिड नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर के अंदर, रफली नवंबर के अंदर जो है हम लोग जो है कमीशन करने वाले हैं। और जो हमारा पिगमेंट डिवीजन है उसके अंदर भी हमारा जो हमने किलबर्न केमिकल जो एक्वायर किया था उसका जो 50 टन की कैपेसिटी थी TI2 की, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, जिसको हम ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। और हमारा वो भी प्रोजेक्ट जो है Q3 एंड तक जो है हम लोग उसको कमीशन कर देंगे। और जहां तक इसमें जो है फंडिंग का सवाल है, तो हमारे केस में जो मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो हमारा सारा जो डेट होता है नॉर्मली हम फॉरेन करेंसी के अंदर ही उठाते हैं। और हमारा जो अभी तो खैर जो आपका जो है डॉलर के अंदर जो फेड के रेट की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट अदरवाइज हमारा जो डिस्पाइट दैट जो है हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रफली 2.5 और 3% के बीच में ही मैक्सिमम हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट रहती है। और हमारे जितने भी हमने पहले फंडिंग की हुई है इसमें हमने रफली इस प्रोजेक्ट टोटल हमारा अगर लॉन्ग टर्म देखें तो हमारा डेट जो है अभी आज की डेट में लेस देन 400 करोड़ है। और उसमें मेजोरिटी जो है हमारा जो है फिक्स रेट के ऊपर लिया हुआ है हमने। सिर्फ ये लास्ट का जो हमने 150 करोड़ अभी जो इस प्रोजेक्ट के लिए हमने उठाया था वो हमारा वो भी वेरिएबल है, 50% वेरिएबल और 50% हमने फिक्स रेट पे लिए हुए हैं। हमारे जितनी भी जो लोन है इसमें अदर देन 150 बैलेंस जो है हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 5 या 6 साल के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। इंक्रीजिंग रेट का हमारे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है सर। ये जो चाइना +1 का सेंटिमेंट था क्या अभी भी इतना ही अच्छे से प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है आपको? बिकॉज हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर तो बहुत ज़्यादा दारोमदार लाने की कोशिश भारत पर हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस सिचुएशन को? अभी और इंटेंसिफाई हो रहा है क्या ये? इसमें अगर ओवरऑल में ही अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जैसे चाइना इज नॉट डूइंग गुड, जो कि हमारा चाइना एक एज ए कंपटीटर मान सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है आज की डेट में इंडिया जो है एक स्वीट स्पॉट के अंदर है। जो हमारा इंटरनल कंजम्पशन भी अच्छा है और हमारा जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का जो है एक इनिशिएटिव है भारत सरकार ले रही है, उसके अंदर जो काफी इनिशिएटिव जो है जैसे PLI स्कीम है, चाहे हमारा प्रोडक्ट अभी आज की डेट में कोई फॉल नहीं करता है, बट एक ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे जो है इनिशिएटिव जो है भारत सरकार ले रही है जिसकी वजह से। लेकिन पर से अगर केमिकल सेक्टर की बात करें तो चाइना के बाद जो है इंडिया ही है जो कि एक ग्लोबल जो है एक सप्लायर के तौर पे एक जो है सप्लाई को कर सकता है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। और अभी हम देख रहे हैं कि केमिकल सेक्टर के अंदर जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और जितने भी जो मैन्युफैक्चरर हैं जो कि एक सस्टेनेबल बेसिस पे ग्लोबल कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो है एक एज ए चाइना प्लस स्ट्रेटेजी के तहत जो है ग्लोबल कस्टमर का जो है इंडिया के ऊपर जो है काफी रुझान है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। हम ऑलरेडी जो है बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स को हम सप्लाई कर रहे हैं
और उनकी जो डिमांड है डेफिनेटली जो है वो बढ़ रही है इंडिया की तरफ से। और हमारा जैसे मल्टीपर्पज प्लांट हम लोग बना रहे हैं, तो और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे हैं वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो जो एक उनका कंसर्न रहता है ग्लोबल कस्टमर का, भी सप्लाई को आप कैसे सिक्योर करेंगे। अगर आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं और उसके लेके चाइना से आप लोग बना के दे रहे हैं, तो दे विल नॉट कंसीडर यू एज एक सस्टेनेबल सप्लायर नहीं गिना जाएगा। तो इसलिए हमारा फोकस रहता है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम लोग जो है इसके अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो जो कि ग्लोबल कस्टमर के लिए जो है वो काफी अट्रैक्टिव रहता है। और हमें काफी उम्मीद है एक्चुअली, और इसके अंदर भी हमारे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हम लोग इनके अंदर लेके आएंगे। बिल्कुल, तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा सर, कैपेसिटी एक्सपेंशन की आपने ऑलरेडी बात की है, यूटिलाइजेशन किस लेवल पर चल रहा है अभी फ़िलहाल जो भी हैं हमारे प्लांट्स, उसके बारे में भी बात कर लें। हमारा जो है नॉर्मली जो हमारा बैच प्रोसेस रहता है, क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो बैच प्रोसेस वाले हैं, तो इनके अंदर 75 to 80% जो है एक नॉर्मल जो है वो गिना जाता है। तो प्लांट हमारे 70 to 75% कैपेसिटी पे आज की डेट में चल रहे हैं। ठीक है सर। और इसके अलावा मार्जिन्स जिस प्रकार के ट्रेंड हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट इन लाइन आते हुए दिखेंगे यहाँ से आगे सेकेंड थर्ड क्वार्टर के लिए भी ओवरऑल। शॉर्ट टर्म में देयर इज ए इम्पैक्ट एक्चुअली, काफी अभी जो वोलेटिलिटी की वजह से इम्पैक्ट है, लेकिन उसमें दो फैक्टर जो मेजर जो मार्जिन्स के ऊपर काम करते हैं, एक रॉ मटेरियल की प्राइसेस है और दूसरा जो है एक सप्लाई चेन का इम्पैक्ट है। तो अगर पिछले साल के अंदर हमने देखा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत सारा डिस्ट्रप्शन रहा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई थी और वो काफी सिग्निफिकेंटली अभी रिड्यूस हो चुकी है। तो वो एक पॉजिटिव साइड है। और दूसरी साइड में अभी जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी इस साल के अंदर, बट लॉन्ग टर्म के अंदर जो है हम काफी बुलिश हैं इसके अंदर। और इस साल का भी एनुअल बेसिस पे देखें तो जो हमारा गाइडेंस है, तो हम उसी लाइन के ऊपर जो है अचीव करेंगे।